नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही खास शाखा शल्य तंत्र पर। जी नमस्कार। हमारे पास ना एक स्रोत सामग्री है जो असल में एक लंबी लिस्ट है इसमें आने वाली बीमारियों और अवधारणाओं की। हाँ, काफी विस्तृत सूची है वो। हाँ, तो अब सिर्फ सूची पढ़ना तो शायद उतना दिलचस्प ना हो। तो आज की इस चर्चा का मकसद ये है कि इस सूची के जरिए हम शल्य तंत्र की गहराई को थोड़ा समझें, उसके नजरिए को पकड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। देखें कि आखिर ये है क्या और इसमें क्या क्या आता है। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये शल्य तंत्र आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आयुर्वेद का वो हिस्सा है, वो ब्रांच है जो खास तौर पर हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से जुड़ी है। ऊपरी हिस्सा मतलब हंसली जो कॉलर बोन होती है उसके ऊपर के अंग, जैसे सिर, कान, नाक, गला, आंखें और मुंह, इन अंगों के रोगों पर ये केंद्रित है। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जी देखेंगे कि ये प्राचीन प्रणाली इन हिस्सों की समस्याओं को कैसे देखती थी और क्या आज भी ये प्रासंगिक है। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है शिरोरोग, मतलब सिर से जुड़े रोग, खासकर सिर दर्द। हाँ, शिरोरोग। इसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातस, शिरःशूल ऐसे नाम दिए गए हैं। ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। ये वात, पित्त, कफ क्या चीज है? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये आयुर्वेद के ना बुनियादी सिद्धांत हैं, उसकी नींव है एक तरह से। अच्छा। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर और उसमें होने वाली सारी प्रक्रियाएं वो 3 मूल ऊर्जाओं या सिद्धांतों पर चलती हैं, वात, पित्त और कफ। अच्छा, ऊर्जाएं। हाँ, आप यूं समझ लीजिए, वात का संबंध गति से है, मूवमेंट, सर्कुलेशन वगैरह। पित्त जुड़ा है पाचन, मेटाबॉलिज्म, गर्मी से। और कफ का काम है संरचना देना, स्थिरता, लुब्रिकेशन। ठीक है। तो जब इन तीनों में संतुलन बिगड़ता है, कोई एक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो रोग पैदा होते हैं। तो मतलब सिर दर्द भी इसी असंतुलन का नतीजा है। बिल्कुल। शाल्य तंत्र के अनुसार सिरदर्द एक ही तरह का नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा दोष बिगड़ा है। वात बिगड़ने पर शायद अलग तरह का फटने वाला दर्द हो। पित्त के बिगड़ने से जलन वाला तेज दर्द हो सकता है। और कफ के बिगड़ने से सिर में भारीपन, सुस्ती वाला दर्द महसूस हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ दर्द कहाँ है या कैसा है ये नहीं देख रहे, बल्कि उसके पीछे का जो मूल कारण है, जो दोष का असंतुलन है, उसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये काफी गहरा विश्लेषण है। और बात सिर्फ इन 3 दोषों तक ही सीमित नहीं है। और भी है? जी, स्रोतों में ना सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक जैसे सिरदर्द के और भी खास प्रकारों का जिक्र मिलता है। सूर्यावर्त, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। सूर्यावर्त मतलब ऐसा सिरदर्द जो सूरज के साथ जुड़ा है। सूरज उगने पर शुरू होता है, दोपहर में बढ़ता है और शाम को सूरज ढलने पर कम हो जाता है। अरे ये तो कुछ कुछ माइग्रेन जैसा लग रहा है, ये एक पैटर्न होता है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन यहाँ उससे खास तौर पर दिन की लय से जोड़ा गया है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ दर्द पर नहीं, बल्कि उसके पैटर्न पर, उसके घटने बढ़ने के तरीके पर भी बहुत ध्यान देते थे। कमाल है। और एक और बात, श्रोत में सिर को उत्तम अंग कहा गया है, मतलब शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। अच्छा, सबसे ऊपर, सबसे अहम। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका असर उनके इलाज के तरीकों पर, उनके खान पान की सलाह यानी पथ्य अपथ्य पर भी दिखता है। जब आप किसी चीज को सबसे अहम मानते हैं तो जाहिर है उसके इलाज में ज्यादा सावधानी, ज्यादा गहराई से सोचते हैं। ये बात तो है। सिर के बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं, कानों पर। अगला सेक्शन है कर्ण रोग, मतलब कान के रोग। जी, कर्ण रोग। श्रोत में कान की बनावट यानी एनाटॉमी, जिसे कर्ण रचना शरीर कहा गया है, और सुनने और संतुलन की प्रक्रिया यानी फिजियोलॉजी, कर्ण क्रिया शरीर, इन दोनों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ भी आप देखेंगे कि समस्याओं की सूची काफी लंबी है। ये दिखाता है कि कान से जुड़ी कितनी अलग अलग तरह की तकलीफों को वो समझते थे और उनको वर्गीकृत करते थे। जैसे कि कुछ आम समस्याएं। हाँ, आम समस्याएं जैसे कर्णशूल मतलब कान का दर्द, कर्णशोफ यानी कान में सूजन, और कर्णस्राव जिसे हम कान बहना कहते हैं, ये तो है ही। साथ ही बाधिर्य यानी बहरापन। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इसका संबंध ओटोस्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों से भी जोड़ा गया है। ओटोस्क्लेरोसिस, ये क्या होता है?
ये वो स्थिति है जिसमें कान के अंदर सुनने में मदद करने वाली छोटी हड्डियां जाम होने लगती हैं, जिससे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, तो वो इस तरह की बारीकियों को भी समझते थे। जी, और वो जो कान में घंटियां बजने या अजीब आवाजें आने की शिकायत होती है, जिसे आजकल टिनिटिस कहते हैं, हाँ, टिनिटिस। काफी लोग परेशान रहते हैं इससे। उसका भी जिक्र है कर्णनाद और कर्णश्वेड के नाम से। अच्छा। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि टिनिटिस को आज भी समझना और उसका पूरी तरह इलाज करना एक चुनौती है। आयुर्वेद इसे अक्सर वात दोष के बढ़ने से जोड़ता है, मतलब शरीर में वायु का असंतुलन। और कान का इन्फेक्शन। हाँ, वो भी है। पूती कर्ण जैसे संक्रमणों का वर्णन है। ये शायद ओटिटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन या फिर मास्टोइडाइटिस, जो कान के पीछे की हड्डी का संक्रमण है, वैसी गंभीर स्थितियों की ओर इशारा करते हैं। ये लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ, और भी हैं, जैसे कान में खुजली होना, कर्ण कंडू, ईयरवैक्स की समस्या, कर्ण गूथक, कान में कीड़े पड़ जाना, कृमिकर्ण, कान में फोड़ा हो जाना, कर्ण विद्रिधि, बाहरी कान का संक्रमण, कर्णपाक, अच्छा। कान में मांस बढ़ जाना, जिसे कर्णाश या ओरल पॉलिप्स कहते हैं, और कान में कोई बाहरी चीज फंस जाना, जिसे अंगतुज शल्य कहा गया है। बाप रे है। मतलब कान से जुड़ी शायद ही कोई समस्या हो जिसका जिक्र ना हो इसमें। करीब करीब सब कुछ है, यहाँ तक कि चक्कर आना, वर्टिगो, जिसे आयुर्वेद में भ्रामर कहा गया है, उसका भी जिक्र है। चक्कर आना, उसका कान से क्या संबंध? भीतरी कान का संतुलन बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो भ्रामर के साथ साथ उसके प्रकार, जैसे बीपीपीवी, मेनियर्स डिजीज, लैब्रिंथाइटिस, इन सब का भी जिक्र है। ये सब संतुलन से जुड़ी समस्याएं हैं जिनका सीधा संबंध भीतरी कान से है। ये तो बहुत डिटेल्ड है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि स्रोत में कर्ण संधान का भी उल्लेख है। कर्ण संधान, ये क्या है? ये है ओरोप्लास्टी, यानी कान की प्लास्टिक सर्जरी, कान के आकार को ठीक करना या उसे फिर से बनाना। अरे वाह, प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र, ये तो कमाल है। मतलब वो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि शारीरिक बनावट को ठीक करने के बारे में भी जानते थे। जी, ये उनकी समझ की गहराई को दिखाता है। और आपने पहले एक और बात कही थी, किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी जिक्र है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। स्रोत सूची में बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस का उल्लेख है, और साथ ही ध्वनि प्रदूषण का भी जिक्र है। राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुर्वेद के टेक्स्ट में। हाँ, ये थोड़ा एतोनैन है, लेकिन ये दिखाता है कि सोच सिर्फ व्यक्तिगत रोगी के इलाज तक सीमित नहीं थी। वो समुदाय के स्वास्थ्य, बचाव यानी प्रिवेंटिव हेल्थ और पब्लिक हेल्थ इश्यूज जैसे ध्वनि प्रदूषण पर भी ध्यान दे रहे थे। ये आज के पब्लिक हेल्थ अप्रोच जैसा है। ये तो वाकई एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। अच्छा, कान के बाद अब नाक की बारी। अगला सेक्शन है नासा रोग, नाक से जुड़े रोग। जी, इसमें भी वही पैटर्न है। पहले नाक और साइनस की बनावट यानी नासा शरीर, और सूंघने की प्रक्रिया यानी घ्राणेंद्रिय शरीर का वर्णन है। जी हाँ। और यहाँ भी रोगों की लिस्ट काफी लंबी है, जो दिखाती है कि नाक की समस्याओं को कितनी बारीकी से समझा गया था। सबसे आम क्या है? सर्दी, जुकाम? हाँ, सबसे आम है प्रतिश्याय, जिसे हम आज कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस कहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए या लंबा खिंच जाए तो उसे दुष्ट प्रतिश्याय कहा गया है, जो शायद क्रॉनिक राइनाइटिस या फिर साइनसाइटिस की तरफ इशारा करता है। साइनसाइटिस का सीधा जिक्र है क्या? हाँ, पुतिनास नाम से उसका उल्लेख है। पुतिनास का मतलब है नाक से दुर्गंध वाला स्त्राव आना, जो साइनसाइटिस का एक खास लक्षण होता है। ठीक है। और इसके अलावा नाक से खून और मवाद आना, जिसे पूये रक्त कहा है, नाक में जलन या सूजन होना, नासापाक, नाक की अंदरूनी सूजन, नासाशोफ, नाक का सूखना, नासा परिशोष, बहुत ज्यादा छींकें आना, भ्रंशथू, ये सब अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं। और वो जो नाक में मांस बढ़ जाता है, नेजल पॉलिप्स। हाँ, उसका भी जिक्र है नासा अर्श के नाम से। ये आजकल काफी आम समस्या है ना? हाँ, बहुत आम है। ये तो हुई इन्फेक्शन और सूजन की बातें। क्या नाक की बनावट से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है? जैसे कई लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। बिल्कुल है। उसे नासावंश कुटिलत्व कहा गया है, जो असल में डीविएटेड नेजल सेप्टम या डीएनएस ही है। अच्छा, डीएनएस का भी जिक्र है? जी। और नाक से खून बहना, जिसे नासागत रक्तस्राव या एपिस्टेक्सिस कहते हैं, नाक और साइनस के ट्यूमर, नासार्बुद,
नाक में कोई बाहरी चीज फंस जाना, अंगतुज शल्य, नाक पर चोट लगना, नासा अभिघात, ये सब शामिल है। और सर्जरी जैसे कान की थी। हाँ, यहाँ भी है नासा संधान यानी राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी। कमाल है। तो कान और नाक दोनों के रोगों की ये लिस्ट देखकर तो ये एकदम साफ है कि शल्यक तंत्र सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं दिखता था। मतलब बनावट की दिक्कतें, इन्फेक्शन, एलर्जी, चोट, काम करने में दिक्कत, ट्यूमर और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सब कुछ उसके दायरे में था। सही कहा आपने। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि उस अंग की पूरी व्यवस्था को, उसकी बनावट और काम दोनों को समझने की कोशिश है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका दायरा शायद सबसे बड़ा लगता है, मुख रोग, यानी मुंह, दांत और गले के रोग। जी, मुख रोग। इसमें पहले मुंह की परिभाषा और उसकी बनावट यानी मुख शरीर बताई गई है। हाँ, और फिर इसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं होठों के रोग, जिन्हें ओष्ठ रोग कहा है। होठों के रोग। जी, इसमें भी वही वातज, पित्तज, कफज के आधार पर होठों की अलग अलग समस्याएं बताई गई हैं, जैसे होठों का फटना, सूजन आना, जिसे आज हम केलाइटिस कह सकते हैं। हाँ। या फिर हर्पीज लेबियालिस, वो जो मुंह के किनारे छाले हो जाते हैं। अच्छा, कोल्ड सोर जैसे। हाँ, कुछ वैसा। साथ ही खंडोष्ठ का भी जिक्र है, खंडोष्ठ यानी कटा होंठ, क्लेफ्ट लिप। हाँ। और जलार्बुद, जो होंठ पर पानी वाली गांठ बन जाती है, म्यूकोसील। तो इसमें जन्मजात और दूसरी संरचनात्मक समस्याएं भी शामिल हैं। कटे होंठ का जिक्र ये तो दिखाता है कि वो जन्मजात विकृतियों से भी वाकिफ थे और उन्हें वर्गीकृत करते थे। निश्चित रूप से। इसके बाद आते हैं सर्वसार मुख रोग, मतलब वो रोग जो पूरे मुंह को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में सूजन या छाले होना, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये क्या है? नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें मुंह का खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है, गाल अंदर से सख्त हो जाते हैं। ये अक्सर तंबाकू या सुपारी चबाने वालों में देखी जाती है। ओहो, ये तो गंभीर बात है। जी, इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस यानी मुंह में फंगस का इन्फेक्शन, और यहाँ तक कि मुंह के ट्यूमर यानी मुंह के कैंसर का भी उल्लेख मिलता है। मुंह का कैंसर भी? ये तो बाकी काफी आगे की बात लगती है। हाँ, और यहाँ भी जैसे हमने कान के रोगों में देखा था, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम का जिक्र है, और साथ ही दंतरक्षा विधि यानी ओरल हाइजीन, मुंह को साफ रखने के तरीकों का भी वर्णन है। फिर से वही पैटर्न, रोकथाम और जन स्वास्थ्य पर जोर। बिल्कुल, ये एक लगातार दिखने वाला थीम है। ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा, अब दांतों और मसूड़ों पर आते हैं। इसका तो बहुत बड़ा सेक्शन होगा शायद। हाँ, ये एक बहुत विस्तृत हिस्सा है। दंत मूलगत रोग यानी दांतों की जड़ या मसूड़ों से जुड़े रोग। इसमें कई नाम हैं: शीतादंत, दंतवेष्टक, परिदर, उपकुश। ये सब क्या है? इन सब को अगर हम आज की भाषा में समझें तो ये जिंजिवाइटिस, मसूड़ों की सूजन, और पेरियोडोंटाइटिस, जिसे पायरिया भी कहते हैं, जिसमें मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, हड्डी गलने लगती है, जैसी स्थितियां हैं। अच्छा, मतलब मसूड़ों की आम बीमारियां। हाँ, जो बहुत ही आम है। इसके अलावा अधिमांस का जिक्र है। ये शायद वो स्थिति है जब अक्ल दाढ़ ठीक से निकल नहीं पाती, इम्पैक्टेड विजडम टूथ, और उसके आसपास सूजन आ जाती है। फिर दंत नाड़ी यानी दांत से मवाद निकलने का रास्ता बन जाना, जिसे डेंटल फिस्टुला कहते हैं, और दंत विद्रोधी यानी दांत की जड़ में फोड़ा बन जाना, एपिकल एब्सेस। ये काफी गंभीर इन्फेक्शन वाली स्थितियां हैं। और दांतों में कीड़ा लगना, कैविटी। हाँ, बिल्कुल, उसे कृमिदंतक कहा गया है। कृमिदंतक मतलब दांत में कीड़ा। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है। ये डेंटल कैरीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। और दंतहर्ष यानी दांतों में ठंडा गर्म लगने पर झंझनाहट होना, सेंसिटिविटी, डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी। तो मतलब दांतों और मसूड़ों से जुड़ी लगभग हर आम और खास समस्या इसमें कवर हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जीभ के बारे में भी कुछ है इस लिस्ट में? हाँ है, जिह्वागत रोग। इसमें जिह्वा कंटक का जिक्र है, जो शायद ग्लोसाइटिस यानी जीभ की सूजन या उस पर दाने जैसे उभार के लिए है। अलासा नाम की एक और स्थिति है, और एंकिलोग्लॉसिया का भी जिक्र है। एंकिलोग्लॉसिया? हाँ, जिसे आम भाषा में टंग टाई कहते हैं, जिसमें जीभ नीचे से मुंह के फर्श से ज्यादा जुड़ी होती है, जिससे जीभ की मूवमेंट में दिक्कत आती है। अच्छा, बच्चों में होती है अक्सर? जी। और अब गले और तालू पर आते हैं। हाँ, तालुगत रोग और कंठ रोग। इसमें भी कई जानी पहचानी चीजें मिलेंगी, जैसे गल शुंडिका, जो यूविला गले का कौवा में सूजन
या यूविलाइटिस हो सकता है। टुंडिकेरी और गिलायुशोथ ये टॉन्सिलाइटिस के लिए शब्द है। टॉन्सिल्स की सूजन, बिल्कुल। कच्छप जो शायद तालू के ट्यूमर के लिए कहा गया है, रोहिणी, ये एक गंभीर स्थिति है, शायद डिप्थीरिया जैसी बीमारी की ओर इशारा करती है। कंठशालूक, एक वृंद, ये गले में खराश या फेरेंजाइटिस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। और आवाज बैठ जाना, हाँ, उसके लिए शब्द है स्वरघन, यस, जिसका मतलब है आवाज का नष्ट हो जाना। ये लेरिंजाइटिस से लेकर ज्यादा गंभीर स्थितियों जैसे लेरिंग्स के कैंसर तक का संकेत हो सकता है। गले में फोड़ा, हाँ, उसका भी जिक्र है। गल विद्रुद्धि, इसमें टॉन्सिल के आसपास होने वाला फोड़ा, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या गले के पीछे गहरे में होने वाले फोड़े, पैरा और रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस जैसी खतरनाक स्थितियां शामिल हो सकती हैं। बाप रे। साथ ही पैरोटाइटिस का भी जिक्र है, जो कान के नीचे जो लार बनाने वाली ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड, उसकी सूजन है। और गले में कुछ बाहरी चीज का फंस जाना, अंगतुज शल्य। मुख रोग का दायरा तो वाकई बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ गला या मुंह नहीं है, इसमें पूरी डेंटिस्ट्री आ गई, होंठ, जीभ, तालू, लार ग्रंथियां, सब कुछ। बिल्कुल। और शायद यही शल्य तंत्र की सबसे खास बातों में से एक है। ये कान, नाक, गले के साथ साथ पूरे मुख स्वास्थ्य को, ओरल हेल्थ को एक ही स्पेशलिटी के तहत देखता है। साधारण मुंह की सफाई से लेकर कैंसर और जटिल सर्जरी तक सब कुछ इसमें शामिल है। यहाँ एक और चीज है लिस्ट में, कपालगत रोग। ये क्या है? कपाल मतलब तो सिर होता है। हाँ, कपाल मतलब सिर। तो कपालगत रोग मतलब सिर की त्वचा यानी स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं। अच्छा, स्कैल्प की प्रॉब्लम्स। जैसे इसमें अरुणशिका का जिक्र है, जो शायद सिर की त्वचा पर फुंसियां या एक्जिमा जैसा कुछ हो सकता है। दारुणक, जो डैंड्रफ या रूसी के लिए शब्द है। इंद्रलुप्त, ये एलोपेसिया एरिटा है, जिसमें सिर पर गोल गोल चकत्तों में बाल उड़ जाते हैं। अच्छा, गंजेपन के पैचेस। हाँ। फिर खालित्य, जो सामान्य बाल झड़ना या गंजापन है। और पालित्य, यानी बालों का समय से पहले सफेद हो जाना। तो मतलब दायरा गले से ऊपर तक ही नहीं रुका, बल्कि सिर की बाहरी त्वचा और बालों तक पहुंच गया। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं, सिर के अंदर के रोग, सिर दर्द से लेकर सिर के ऊपर की त्वचा और बालों की समस्याओं तक सब कुछ इसके दायरे में है। तो ये तो वाकई एक बहुत ही एकीकृत, इंटीग्रेटेड अप्रोच लगता है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत सूची में इन सभी रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली औषधियों यानी द्रव्यों का भी उल्लेख है। अच्छा, दवाइयों का? हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सूची में पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ कुछ आधुनिक दवाओं का भी जिक्र है, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामीन, स्टेरॉइड्स, नेजल डीकंजेस्टेंट्स वगैरह। अरे, आधुनिक दवाएं आयुर्वेदिक सूची में, ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा चौंकाता भी है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है ये स्रोत सामग्री अपेक्षाकृत हाल के समय में संकलित की गई हो, जिसमें पारंपरिक ज्ञान के साथ समकालीन चिकित्सा की जानकारी को भी शामिल करने की कोशिश की गई हो। या शायद तुलना के लिए। हाँ, या ये बताने के लिए कि आधुनिक चिकित्सा में इन स्थितियों के लिए क्या इस्तेमाल होता है। स्रोत इस पर ज्यादा स्पष्टता नहीं देता, लेकिन ये उल्लेख अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शायद ज्ञान को जोड़ने या अपडेट करने की कोई प्रक्रिया चल रही होगी। इसके साथ ही कान, नाक, मुंह के रोगों में ऑपरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाले सम्मोहन द्रव्यों यानी एनेस्थीसिया और सामान्य योगों यानी पारंपरिक हर्बल नुस्खों का भी वर्णन मिलता है। तो इस पूरी चर्चा और इस लंबी लिस्ट को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि शल्य के तंत्र का दायरा कितना ज्यादा फैला हुआ है। ये सिर्फ ईएनटी नहीं है जैसा हम आज समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सिर, आंखें, हालांकि आज हमने आंखों पर विस्तार से बात नहीं की, पर वो भी शल्य के का अहम हिस्सा है। मुंह, दांत, सिर की त्वचा, सब कुछ शामिल है। एकदम सही। और ये सिर्फ अंगों की गिनती नहीं है। जैसा हमने बार बार देखा, हर रोग के संदर्भ में आयुर्वेद का वो पारंपरिक तरीका, जिसे निदान पंचक कहते हैं, वो झलकता है। निदान पंचक, ये क्या है? ये रोग को समझने के 5 पहलू हैं। उसका कारण क्या है, निदान या हेतु, वो शरीर में कैसे पनपा, कैसे विकसित हुआ, संप्राप्ति, उसके लक्षण क्या है, लक्षण या रूप, उसका अंजाम क्या होगा, मतलब वो ठीक होने लायक है या नहीं, साध्य असाध्यता, और आखिर में उसका इलाज क्या है, चिकित्सा। अच्छा, ये 5 स्टेप्स। हाँ, और इसके साथ हमेशा खानपान और जीवन शैली की सलाह,
पथ्य अपथ्य जुड़ी रहती है। ये किसी भी रोग को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका है। ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि ज्ञान की ये प्राचीन प्रणाली उन चीजों को एक साथ जोड़कर देखती है जिन्हें आज की मेडिकल साइंस ने अलग अलग स्पेशलिटीज में बांट दिया है। ईएनटी अलग, डेंटिस्ट्री अलग, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान अलग, न्यूरोलॉजी सिरदर्द के लिए अलग। ये लिस्ट हमें उस पारंपरिक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच की एक झलक देती है, जो सिर्फ बीमारी के लक्षण पर फोकस नहीं करता बल्कि पूरे सिस्टम पर, शरीर में दोषों के संतुलन पर और व्यक्ति की जीवन शैली पर ध्यान देता है। सही कहा। शायद यही इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है, एक इंटीग्रेटेड, एक समग्र दृष्टिकोण। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या शरीर के इतने सारे अलग अलग मगर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हिस्सों को, कान, नाक, गला, मुंह, दांत, सिर, इन सबको एक ही विशेषज्ञता के तहत देखने से निदान और इलाज पर कोई खास फर्क पड़ता होगा? क्या इससे कुछ ऐसे कनेक्शंस या पैटर्न दिखते होंगे जो शायद अलग अलग स्पेशलिस्ट की नज़र से चूक जाएं? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है।